Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का महेंद्रराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज सैटरडे है, शनिवार है और शनिवार को हम लोग बात करते हैं मिशन यूपीपेट 2023। तो हम लोग आज के सेशन में, आज की क्लास में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं यूपीपेट के, उनके आधार पर, उनके मॉडल के आधार पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ जो 2021-22 के द्वारा जो पेट जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, मेंस की वैकेंसियों का कुछ डिस्कशन होता है। यानी कि कुछ क्वेश्चन पेट के होते हैं और कुछ क्वेश्चन मेंस को देखते हुए, यानी कि ये क्लास अगर देखा जाए तो पेट के साथ साथ मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं इस क्लास में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू के साथ साथ इस क्लास में उसके थ्योरी पर भी डिटेल में चर्चा होती है। जो 4 ऑप्शन होते हैं उन पे बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है। तो सबको ये सारी चीजें पता है। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और लिंक को कॉपी करने के बाद अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग इस क्लास का बेनिफिट ले सके, है ना। अगर आप लोग चैनल पर, इसमें से कोई भी जो लोग सेशन में जुड़े हैं, कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे, है ना। और उसके बाद क्लास के बाद सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो हम लोग फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग सेशन में जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है ना। ये इस तरीके के सवाल एग्जाम में कुछ प्रिंट हो रहे हैं, बन रहे हैं, है ना। जो अभी लेटेस्ट में पेपर हो रहे हैं उन पेपरों को भी देखा जा रहा है। उन पेपर के आधार पर कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है आने वाले एग्जाम में, उसके आधार पर ये डिस्कशन हो रहा है ना। तो जो आने वाला जो पेपर है उसको देखते हुए, जैसे पेट की बात करें, पेट में जिस तरीके के पेपर मॉडल आने वाले हैं उसको आधार को ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो समय आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। 25 सेकंड में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। यानी कि आपको जो इसमें विकल्प इनकरेक्ट है, अशुद्ध है, उसको पिक करना है ना। इस तरीके के एग्जाम में सवाल कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन सा गलत है, कौन सा अशुद्ध है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है बेटा, बच्चों समझो इस बात को। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि प्रेशर की वजह से बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ही नहीं पाता। वो उसको लगता है कि इसमें से सही पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया, वो अशुद्ध की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है। और क्वेश्चन में अक्सर आप पेपर उठा के देखोगे, अगर 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इनकरेक्ट अशुद्ध वाले पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़िए, उसके बाद ही उसका आंसर कीजिए। तो नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का किस विकल्प में अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है दिग्गज। दिग्गज को कह रहा है कि व्यंजन संधि। दूसरा ऑप्शन महाअड़व दीर्घ संधि, सदैव वृद्ध संधि। और फोर्थ ऑप्शन बनोत्सव दीर्घ संधि। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया है ना। चलो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सी गलत है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन है ना, ये गलत है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकरेक्ट पार्ट से, तो जो गलती है वो है बनोत्सव। दिग्गज में व्यंजन संधि होती है, ये बात बिल्कुल सही है। महाअड़व में दीर्घ संधि है, ये बात बिल्कुल सही है। सदैव में वृद्ध संधि है, ये भी बात सही है। बनोत्सव में दीर्घ संधि नहीं होती है। तो फटाफट हम लोग अपने अपने संधि विच्छेद इसके देख लेते हैं। अगर हम बात करें बनोत्सव की, तो बनोत्सव में दीर्घ संधि नहीं होगी, तो संधि कौन सी होगी। अगर हम बनोत्सव की बात करें तो इसका जो बेटा संधि विच्छेद होगा, बन प्लस क्या होगा, उत्सव होगा। बन प्लस उत्सव, है ना। तो जब बन प्लस उत्सव होगा, हमने आपको बताया है कि आपको कहीं पर भी किसी भी शब्द में ए, ओ और अर, ये 3 वर्ण अगर आप मिलें तो तुरंत हमारी कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। और देखो यहाँ पर ओ है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ। आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं बेटा, ओ बनते हैं। और जैसे ही ये ओ बना, तुरंत हमारी बेटा कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी गुण संधि। क्लियर। तो बनोत्सव में हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि। अगर हम दिग्गज की बात करें तो दिग्गज का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, दिक प्लस गज, है ना। तो इसमें हमारी व्यंजन संधि है। महाअड़व की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, महा प्लस अड़व,
क्या होगा, महा प्लस अणव, ये इसका संधि विच्छेद होगा, इसमें दीर्घ संधि है बिल्कुल। और सदैव की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, है ना। तो ये इसके करेक्ट संधि विच्छेद हैं। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट करके अपना आंसर पूछ सकता है ना। चलो, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो भी कमेंट में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। बहुत बेहतरीन सवाल है, किसी भी एग्जाम में प्रिंट होने की संभावना है ना। आपका समय स्टार्ट होता है, 25 सेकंड में आप लोगों को इसका आंसर करना है। पहला ऑप्शन है आकाश, संसार। दूसरा ऑप्शन है महल, जगत। थर्ड ऑप्शन है गृह, वन। और फोर्थ ऑप्शन है 14 लोक, प्रसाद। ये समश्रुत भिन्नार्थक है, जो शब्द युग्म आता है। आपको एग्जाम में एक सवाल यहां से देखने के लिए 101% मिलेगा। भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है, ये आपको बताना है कि भवन और भुवन का अर्थ क्या है विकल्पों में से। क्लियर। तो ये इसे शब्द युग्म कहते हैं, इसी को समश्रुत भिन्नार्थक भी कहते हैं, इसी को श्रुत सम भिन्नार्थक या समश्रुत भिन्नार्थक, दोनों एक ही चीजें होती हैं। ये कई नाम से एग्जाम में आता है। आप इसको समश्रुत भी कह सकते हो, समश्रुत भी कह सकते हो, है ना, या फिर श्रुत सम भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीजें होती हैं। देखो इसका मतलब है, सम का मतलब क्या होता है, समान, और श्रुत का मतलब क्या होता है, जो सुनने में समान हो, सुनने में जो समान हो। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो, यानी कि जिनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन लगभग एक तरीके सा हो, लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन हो, उनके अर्थ में बदलाव हो, उसे हम लोग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बात करते हैं भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है पूछा है। तो बेटा भवन का अर्थ होता है महल, बिल्कुल। और इस भुवन का अर्थ क्या होता है, जगत। इस भवन का अर्थ क्या होता है, महल, और भुवन का अर्थ क्या होता है, जगत। तो इसलिए इसका जो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। भवन का मतलब होता है महल, भवन शब्द का अर्थ बेटा क्या होता है, महल। और भुवन का अर्थ क्या होता है, जगत या संसार। जगत भी हो सकता है, संसार भी हो सकता है। अब आप लोग कहोगे सर पहला ऑप्शन भी तो हो सकता था, लेकिन बेटा पहले ऑप्शन का आकाश गलत दिया हुआ है। भवन का अर्थ आकाश नहीं होता है ना। भवन का अर्थ क्या होता है, महल। इस भुवन का अर्थ जगत भी होता है, संसार भी होता है, जग भी होता है। तो हमें इन ऑप्शनों में से एक को जो है रिसीव करना था। बात है कि नहीं, इनमें से एक ऑप्शन को पिक करना था। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। याद रखना, भवन का मतलब महल और भुवन का मतलब संसार या फिर जगत। क्लियर। चलो बात करते हैं अगले सवाल के। अगला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा है किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। विलोम, अब देखो इस तरीके के एग्जाम में सवाल अब बनने स्टार्ट हो गए। पहले क्या था, अगर आज के हम 2 साल 4 साल पहले की बात करें तो सीधा सीधा वो क्या करता था, मोस्टली एग्जामों में एक सिंपल शब्द देके पूछ लेता था कि इसका विलोम बताओ। अब पिछले 2-3 सालों 4 सालों में ये देखा गया है कि जो विलोम के सवाल आ रहे हैं वो पेयर में आ रहे हैं। तो पेयर में जब आ रहे हैं, वो समूह में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल हो रहा है वो बढ़ रहा है। और जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, जब कंपटीशन में ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है ना, तो फिर जब आवेदक ज्यादा है तो कंपटीशन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, समय आप लोगों का स्टार्ट होता है। फटाफट इसका आंसर बताइए, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष बता रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है श्वास का विलोम निश्वास बताया जा रहा है। संधि का विलोम समास बताया जा रहा है। और औदार्य का विलोम अनौदार्य बताया जा रहा है। समय भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है ना। चलो भाई, और बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए हैं। मैक्सिमम लोगों के आंसर भी दिख रहे हैं हमें, बहुत सारे लोग आंसर कर भी रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर गलत भी हैं। चलो बात करते हैं किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। तो बेटा उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। श्वास का विलोम निश्वास होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। संधि का विलोम समास नहीं होता, संधि का विलोम समास नहीं होता है। औदार्य का विलोम अनौदार्य होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग कहोगे कि सर संधि का विलोम क्या होता है। बेटा संधि का विलोम होता है
अगर हम संधि के विलोम की बात करेंगे तो इसका विलोम होता है विग्रह। करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, और संधि का विलोम समास नहीं होता है ना। औदार्य का विलोम अनौदार्य, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए औदार्य का मतलब क्या होता है ना, औदार्य का अगर शब्द का मतलब जो है पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। औदार्य का मतलब होता है बेटा उदारता। क्या होता है, उदारता। अच्छा, उत्कर्ष शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द के अर्थ की बात करें हम, उत्कर्ष शब्द का, बेटा इस शब्द का मतलब होता है उन्नति। क्या होता है, उन्नति होता है। उत्कर्ष शब्द का मतलब उन्नति, और अपकर्ष इसका विलोम होता है। औदार्य का मतलब क्या होता है, उदारता, है ना। और संधि का मतलब हम सबको पता है मेल होता है, जोड़ होता है ना, जब दो व्यक्तियों के बीच में संधि होता है संधि का मतलब मेल। यहाँ पर वो वाली संधि की बात नहीं हो रही, संधि विच्छेद वाली की बात हो रही है। यहाँ पर संधि का मतलब जो हम लोग संधि पढ़ते हैं, है ना। चलो भाई, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब आपको हम पर्यायवाची के बारे में बता दें, वही कॉन्सेप्ट है। आज के हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो पेपर में सिंगल शब्द मिलके पर्यायवाची पूछता था। अब इस तरीके के पर्यायवाची आपको एग्जाम में मिलना शुरू हो गए हैं। पिछले 1-2 सालों से मॉनिटरिंग हो रही, बिल्कुल कायदे से देखा जा रहा है, तो कुछ इस तरीके के पर्यायवाची मिल रहे हैं आपको। वो अब समय नहीं है कि सिंगल शब्द देके पूछ लेता है। मोस्टली एग्जामों में इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। वो पूरा का पूरा 4-5 शब्द एग्जाम में दे रहा है और उसके आधार पर ये सवाल पूछ रहा है। क्लियर? तो समय आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, फटाफट इसका आंसर बताइए। आपसे पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, यानी कि सभी शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। पहला ऑप्शन है अच्युत, अच्युत, गणध्वज, विनायक, भालदंड, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची। दूसरा ऑप्शन सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। थर्ड ऑप्शन शार्दुल, अयाल, केहरी, व्याघ्र। और फोर्थ ऑप्शन चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला। इनमें से कौन सा सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आपको ये बताना है। चलो भाई, समय भी खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। बात करते हैं अच्युत, गणध्वज, विनायक। नहीं, इसका जो सही आंसर होगा, जो सही ऑप्शन होगा, वो सेकंड ऑप्शन होगा, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। ये जो एक 4 शब्द दिए गए हैं, यही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। शार्दुल, केहरी, व्याघ्र, ये तो शेर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अयाल नहीं होता है यहाँ पर। चपला, सौदामिनी, चंचला होता है पर्यायवाची बिजली का, लेकिन यहाँ पर मेखला गलत दिया हुआ है। अच्युत, गणध्वज, विनायक, भालचंद्र, है ना, यहाँ पर नहीं है। जो सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। ये सारे के सारे महादेव के पर्यायवाची है, यानी कि भगवान शिव के पर्यायवाची है। भगवान शिव को सतीश भी कहा जाता है ना। आप लोग का जो गलती हुआ है, जो कंफ्यूजन हुआ है, वो सतीश से हुआ है। तो सतीश याद रखना, सतीश एग्जाम में कई बार पूछा गया, सतीश भी भगवान शंकर का पर्यायवाची है, बिल्कुल है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सतीश पर्यायवाची है, लेकिन बात बिल्कुल सही है, सतीश पर्यायवाची होता है महादेव का। क्लियर? तो बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। समय आप लोगों का स्टार्ट होता है, फटाफट इसका आंसर बताइए। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है मगरमच्छी, दूसरा ऑप्शन है मगरमच्छवी, तीसरा ऑप्शन है मादा मगरमच्छ, फोर्थ ऑप्शन है मगरमच्छानी। समय आप लोगों का बिल्कुल चल रहा है, फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया, बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत भी है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग की शब्द की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मादा मगरमच्छ। ये एग्जाम में सवाल, कई सारे एग्जामों में ये सवाल प्रिंट हो चुका है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए। आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ इस तरीके का वो ऑप्शन देता है ना, कि आप बिल्कुल उसमें फंस जाएंगे। लेकिन याद रखना कि मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो क्या होता है, मादा मगरमच्छ होता है। अगर बेटा हम लिंग की बात करें अपने हिंदी में, तो हमारे हिंदी में बेटा लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ये हम सबको पता है ना। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें से एक हमारा क्या होता है,
पुल्लिंग होता है ना। और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंग होते हैं, याद रखना इस चीज को। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दें, दही, हाथी, पानी, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। हाथी, दही, पानी देखने से तो बेटा लगते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हाथी, दही, पानी, क्लियर। और तीन शब्द और भी हैं, कवि, कापी और रवि। ये तीनों भी लगते हैं देखने से क्या, स्त्रीलिंग, लेकिन ये तीनों भी बेटा क्या हैं, ये तीनों भी हमारे क्या हैं, ये तीनों भी हमारे क्या है, पुल्लिंग है। याद रखना, हाथी, दही, पानी पुल्लिंग होते हैं, कवि, कप, रप ये भी क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्लियर। चलो भाई, तो फटाफट आप लोग सेशन को लाइक करके, है ना, लिंक को कॉपी करके इसको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग इस क्लास का बेनिफिट ले सके। बहुत कम बच्चे सेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने लिंक को कॉपी करके शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए, है ना, तो जिससे मैक्सिमम लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा है, निम्न में से किस वाक्य में वाक्यांश का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। समय आप लोगों को स्टार्ट होता है, फटाफट बताइए इसका आंसर, है ना। निम्न में से किस वाक्य में वाक्यांश का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है, जिसका निवारण करना कठिन हो, वहां पर दिया गया है दुर्निवार। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, उसके लिए दिया गया है अलभ। तेज चलने वाला, द्रुतगामी, किसी की सहायता करने वाला, सहकार। इसमें से आपको कौन सा वाक्यांश गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट, उसको आपको पिक करना है ना। बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट बताइए आप लोग इसका आंसर। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो निम्न में से किस वाक्य में वाक्यांश का शुद्ध प्रयोग हुआ है, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है, ठीक है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, बात बिल्कुल सही है, उसे अलभ्य कहते हैं, ठीक है। तेज चलने वाला, तेज चलने वाले को द्रुतगामी कहा जाता है, बिल्कुल। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले को सहकार नहीं कहा जाता, ये गलत दिया हुआ है। अब इसको कहा क्या जाता है, सवाल इस बात का है ना, सवाल तो इस बात का है, किसी को, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है सहायक। क्या कहा जाता है, सहायक। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। किसी की सहायता करने वाले को सहकार नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, सहायक कहा जाता है। याद रखना इस पॉइंट को। हमेशा हम आपसे बताते हैं कि क्लास के दौरान पेन कॉपी लेके बैठा करो, उससे क्या होगा, जितनी ज्यादा चीजें लिखोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, याद होती रहेगी दिमाग में। क्लियर। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए क्या होता है, सहायक होता है, सहकार नहीं होता है। बाकी ऊपर के तीनों वाले क्या थे, बिल्कुल सही थे। बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ। अक्सर हमने ऐसा ये मुहावरा लोगों को बोलते हुए हमने सुना भी है कई बार, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, एक पेपर ही नहीं कई सारे पेपरों में पूछा जा चुका है ना। तो इसलिए यहाँ पर इतने सारे ईयर मेंशन करना, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको एग्जाम ओरिएंटेड लिखा है, लेकिन ये कई सारे एग्जामों में प्रिंट हुआ है। समय आप लोगों को स्टार्ट होता है अब। चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन, घूस लेकर ही किसी का काम करना। दूसरा, खूब लाभ होना। थर्ड ऑप्शन, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। फोर्थ ऑप्शन, बहुत अमीर होना। फटाफट आंसर बताइए इसका। चलो भाई, समय भी खत्म हो गया। चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। मैक्सिमम लोगों के आंसर आ भी गए हैं, कुछ लोगों के सही है, कुछ लोगों के गलत भी है ना। तो जिनके सही है वो भी ध्यान दे, जिनके गलत है वो तो बिल्कुल ध्यान देंगे। चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो घूस लेकर ही किसी का काम करना। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, घूस लेकर ही किसी का काम करना। क्लियर। अब हम आपसे थोड़ा सा बात कर ले मुहावरा।
ये मुहावरा होता क्या है? देखो, दो चीजें होती हैं, एक मुहावरा होता है और एक लोकोक्तियां होती हैं। अगर हम बात करें मुहावरे की, और एक होती हैं लोकोक्तियां। क्या होती हैं? लोकोक्तियां। ये जो बेटा मुहावरा या लोकोक्तियां होती है या कहावत होती है, लोकोक्तियों को ही कहावत कहा जाता है। ये जो बेटा मुहावरा होता है ना, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, ये वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है मुहावरा। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का, सेंटेंस का अंश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है। लेकिन बेटा ये जो लोकोक्तियां होती है ना, ये पूरा का पूरा वाक्य होती है, ये पूरा का पूरा वाक्य होती है, ये पूरा का पूरा वाक्य होती है, पूरा का पूरा सेंटेंस होती है। पहला पॉइंट कि ये वाक्यांश होता है मुहावरा, लोकोक्तियां पूरा का पूरा वाक्य होती है। सेकेंड वन, मुहावरे की अगर हम बात करें तो मुहावरे का प्रयोग वाक्य के रूप में होता है। मुहावरे का प्रयोग इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के रूप में होता है, इसीलिए तो ये वाक्य का अंश है। इसका इंडिविजुअल आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्तियों का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, इंडिविजुअल कर सकते हो। इनको वाक्य के अंदर प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मुहावरा था। कुछ इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि ये मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। इस तरीके के सवाल कई बार एग्जाम में मिल चुके हैं, तो हमेशा याद रखना मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसका प्रयोग वाक्य के रूप में होता है, इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर वहीं हम लोकोक्तियां की बात करें तो लोकोक्तियों का प्रयोग इंडिविजुअल होता है और ये पूरा का पूरा वाक्य होती है, याद रखना है। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। क्लियर? बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनकरेक्ट बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और समय भी आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन, हर काम समझबूझ कर करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, चोर सेंध लगाते मारा गया। थर्ड ऑप्शन, भगत सिंह ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प किया था। फोर्थ ऑप्शन, कक्षा में विद्यार्थियों पर नियंत्रण करो। आपको इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को पिक करना है, यानी कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। समय भी खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए हैं, है ना? और मैक्सिमम लोगों के आंसर सही भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के गलत भी दिख रहे हैं। तो बात करते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। हर काम समझ बूझ कर करना चाहिए, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं दिख रही है। चोर सेंध लगाते मारा गया, ठीक है। भगत सिंह ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प किया था, ये भी बात सही है। गलती कहां है? कक्षा में विद्यार्थियों पर नियंत्रण करो, नहीं, कक्षा पर विद्यार्थियों पर नियंत्रण करो ये गलत है, करो नहीं होना चाहिए, करो यहां पर गलत लिखा हुआ है। कक्षा में विद्यार्थियों पर नियंत्रण करो के स्थान पर होना चाहिए रखो। सेंटेंस सही ये होगा, कक्षा में विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखो, करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरीके के कुछ बहुत सिली सी बारीकी डिफरेंट वाली इनकरेक्ट वाक्य में शुद्धियां आती हैं। अगर आप ध्यान से बिल्कुल केयरफुली होकर सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी उसका आंसर सही तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। देखो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान था, अगर आप ध्यान से ना पढ़ते तो इस सेंटेंस को आप पकड़ ही ना पाते कि गलती कहाँ है। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम में सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर? चलो भाई, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृत नहीं है? ध्यान से पढ़ना सवाल को, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा है सुमित्रा नंदन पंत की कृत नहीं है। समय आप लोगों का स्टार्ट होता है, अब बताइए फटाफट इसका आंसर। पहला ऑप्शन वाणी, दूसरा पल्लव, तीसरा स्वर्ण किरण और फोर्थ ऑप्शन हुंकार। चलो भाई,
बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर सही भी है, कुछ लोगों का गलत भी है। कोई नहीं, जिनका गलत है उनको सही किया जाएगा। चलो, समय भी खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है पूछा है। तो हम बात करें, वाणी बिल्कुल सुमित्रानंदन पंत की कृति है, पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की कृति है, स्वर्ण किरण भी है, और हुंकार नहीं है। हुंकार किसकी कृति है? चलो भाई, हुंकार बेटा जो कृति है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कृति के बारे में और बात कर लें। हुंकार हो गई, रेणुका, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू। कौन सी? इतिहास के आंसू, रश्मरथी, रसवंती, दिल्ली, एक रचना ये भी है, दिल्ली, रसवंती, है ना। तो इतनी सारी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की है। बात करें वाणी, पल्लव, स्वर्ण किरण, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी एक रचना है चितंबरा। सबसे पहले इसकी बात कर लें। चितंबरा के लिए ही 1968 में ही सबसे पहले क्या मिला था बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट डेटा हम आपको बता रहे हैं। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा के लिए, ये हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार था। ये हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार, हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार। हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार किसके लिए? ज्ञानपीठ के लिए, चिदंबरा रचना के लिए। और चिदंबरा किसकी रचना थी? सुमित्रानंदन पंत की थी। कौन से ईयर में मिला था? 1968 में। क्लियर। और भी रचनाएं हैं, बीड़ा हो गया, इनकी एक रचना है बीड़ा, बाड़ी, पल्लव, गुंजन भी है। क्या है? गुंजन। युगांत भी है इन्हीं की। क्या है? युगांत। बीड़ा, बाड़ी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाड़ी, इनकी भी रचना क्या है? युगबाड़ी। स्वर्ण धूल है, स्वर्ण धूल, देखो यहां पर ऐसे याद रखना है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल। और इनकी एक रचना और भी है, स्वर्ण काव्य। क्या है? स्वर्ण काव्य। तो याद रखना, इतनी सारी रचनाएं हमने आपको बता दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना आपके सामने दिख रही हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पेन कॉपी लेके बैठा करो, फटाफट नोट करते रहा करो, है ना। तो जिससे आपको फटाफट जब रिवाइज करना हो तो बहुत इजीली, आसानी से हो जाए रिवाइज। क्लियर। चलो भाई, बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बेहतरीन सवाल है। समय आप लोगों को स्टार्ट होता है, फटाफट बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? पहला ऑप्शन है डा और ढा, तीसरा है जा और झा, तीसरा है पा फा, और फोर्थ है गा घा। चलो भाई, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के सही आ रहे हैं, कुछ लोगों के गलत भी है। समय भी हमारा क्या हुआ? खत्म हो गया। और निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन व्यंजन है? बात करें हम तो मूर्धन जो व्यंजन है वो हमारा क्या है? डा और ढा। अब ये मूर्धन व्यंजन होते क्या है, पहले इनकी बात कर लें। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन बनी होगी, जो जिन लोगों को पता है ठीक है पहले से, जिनको नहीं पता वो सीखें। ये बेटा अगर हम बात करें हम अपने व्यंजन की, देखो हमारे वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, एक स्वर होता है, एक क्या होता है? व्यंजन होता है। ये हम सबको पता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है बेटा? व्यंजन की हो रही है। तो हम अपने व्यंजन को कितने वर्गों में डिवाइड करते हैं? 5। अपने व्यंजन को 5 वर्गों में क्या करते हैं? 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो जो वर्ग होता है और उच्चारण स्थान, वर्ग और उच्चारण स्थान, ये दो चीजें होती हैं। तो अगर हम वर्ग की बात करें तो एक हमारा होता है का वर्ग
और दूसरा बेटा क्या होता है, चा वर्ग। इसके बाद क्या होता है, टा वर्ग होता है। इसके बाद क्या होता है, ता वर्ग होता है। और इसके बाद बेटा क्या होता है, पा वर्ग होता है। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। अब ये जो का वर्ग के व्यंजन वर्ण होते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। चा वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनका क्या होता है, तालु। और जो टा वर्ग के व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा। इसी को मूर्धा भी कहते हैं और इसी को मूर्धन्य भी कहते हैं। आप चाहे मूर्धा कहो या फिर मूर्धन कहो, है ना। और ता वर्ग का जो होता है वो क्या होता है, कंठ तालु मूर्धा दंत होता है। इसका क्या होता है, दंत होता है। और पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है ओष्ठ। तो क्लियर। अब सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। अब देखो जो ये टा वर्ग है, टा वर्ग के जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो हम सबको पता है क्या क्या होते हैं, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। अब आपसे पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो अब यहां पर देखो ये जा और झा कैसा है, जा और झा कैसा है, ये तालु व्यंजन है। ये कैसा है, तालु है। पाफा क्या है, पाफा हमारा ओष्ठ व्यंजन है। ये कैसा है, ओष्ठ है। गा और घा क्या है, ये कंठ है। ये क्या है, कंठ है। देखो जा और झा कहाँ आएगा, चा वर्ग में आएगा। भाई जा और झा किस में आएगा, चा वर्ग में। पाफा किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा, पा वर्ग में आएगा। और गा और घा किस में आएगा, का वर्ग में आएगा, यानी कंठ हो गया। और ये डा और ढा हमारा किस में आएगा, ये डा और ढा हमारा किस में आएगा, टा वर्ग में आएगा। और टा वर्ग के जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा या मूर्धन्य होता है। क्लियर। देखो जिन लोगों को पहले से नहीं पढ़े हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, वो बिल्कुल समझ सकते हैं, है ना। और जिनको पहले से पता था उनको कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं वो इसका डा और ढा का उच्चारण मूर्धन कैसे है मैंने आपको ये सिखाया है कि इस आधार पर ये है। क्लियर। चलो भाई मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। हाँ, अगले सवाल हमारा गद्यांश से है। अगर आप टेट का पेपर देने जाते हैं या फिर पेट क्वालिफाई होने के बाद किसी मेंस का पेपर देने जाते हैं तो आपको गद्यांश मिलेगा ही मिलेगा। आप अनसीन पैसेज गद्यांश से नहीं भाग सकते हैं। आपको गद्यांश या फिर काव्यांश दोनों में से एक क्या होगा, दोनों में से एक ना एक मिलेगा। या तो आपको गद्यांश मिलेगा या फिर आपको काव्यांश मिलेगा। तो बात करते हैं हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, बात करते हैं उसकी। देखो सबसे पहले लिखा है निर्देश। बताया गया है 11 से 15 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके आधारित पर प्रश्नों का उत्तर चुनिए। देखो गद्यांश करने के दो तरीके हम आपको पहले बता दें। आपकी रीडिंग क्षमता, आपकी पढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, आप शब्दों को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो अपने दिमाग में। तो आप तो उसके लिए एक तरीका ये है, गद्यांश को पहले आप एक बार रीड कर लो, उसके बाद अपने क्वेश्चन पर आओ, ठीक है। और उस गद्यांश के बारे में जो चीजें लिखी हैं वो अपने दिमाग में रखो। एक तरीका तो ये करने का है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी रीडिंग क्षमता मतलब बहुत अच्छी रीडिंग क्षमता होनी चाहिए, फिर आप एक बार गद्यांश को पढ़ो, उसके सारे मतलब उसकी सारी लाइनें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब तक आपका गद्यांश कंप्लीट ना हो जाए। या तो फिर एक दूसरा तरीका है कि सबसे पहले आप गद्यांश के अपने क्वेश्चन पर चलो, और क्वेश्चन पर चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके आधार पर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। दूसरा तरीका यही है। और मोस्टली 99% बच्चे इस तरीके के आपको मिलते हैं कि सबसे पहले आप गद्यांश के क्वेश्चन को पढ़िए और गद्यांश को क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने फिर गद्यांश को पढ़िए। एक ही तरीका ये है। या तो फिर दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि रीडिंग क्षमता आपकी बहुत अच्छी है तो आप सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए और फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि इस गद्यांश में इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया गया है। तो हम लोग इस मेथड पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने गद्यांश पर आया, गद्यांश के क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है। फिलहाल अब देखो हम लोग तो हमें एग्जाम में ऐसा करना है ना। मैं आपको जो बता रहा हूं दो तरीके होते हैं और हमारे जो गद्यांश होते हैं अनसीन पैसेज होते हैं वो भी एग्जाम में दो तरीके के आते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन वाले गद्यांश और इनडायरेक्ट रिलेशन वाले गद्यांश। मोस्टली गद्यांश हमने यही देखा है कि डायरेक्ट रिलेशन के आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको इनडायरेक्ट रिलेशन के भी गद्यांश मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन का गद्यांश थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि उसका आंसर एक दो लाइनों में नहीं मिलता है, आपको गद्यांश की पंक्तियों के भाव को समझकर उसका आंसर देना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश की। सवाल है अनुशासन से अभिप्रेत है।
अब अनुशासन से अभिप्रेत ये गद्यांश के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में बात करना है। तो एक बार सबसे पहले हम लोग गद्यांश को देख लेते हैं, है ना, कि गद्यांश में किसके बारे में बताया गया, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और न ही आज के भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन में पूर्णतः चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खलती थी। ठीक है, धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों का पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपनी अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। अब ये हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल गद्यांश है। अगर हम इस गद्यांश की बात करें तो इस गद्यांश में समाज को लेकर अनुशासन की बात की गई है। समाज में हमारा अनुशासन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या महत्वपूर्ण रखता है, उसके बारे में गद्यांश में बताया गया है। अब अपने हम गद्यांश के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल है अनुशासन से अभिप्रेत है, 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर कीजिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो जाता है। और गद्यांश, अब देखो हम प्रीवियस में तो गद्यांश में जा नहीं सकते, बार बार हमें गद्यांश में पीछे जाना पड़ेगा, तो इसलिए गद्यांश की किन लाइनों में इसका आंसर है यहाँ पर आपको साइड में लिखा हुआ है ना। तो गद्यांश की आप इतनी लाइनें पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। अब रीजन ये है कि हम बार बार गद्यांश को पीपीटी पीछे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि गद्यांश की किन लाइनों में इसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर, तो आप इस लाइनों को पढ़िए और इसका आंसर पिक कीजिए। समय भी हमारा खत्म हो गया। अनुशासन से अभिप्रेत पहला ऑप्शन, शासन द्वारा निर्धारित नियमों की पहचान और परख। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं, यहीं से आंसर मिल जाएगा। उनमें से कुछ नियमों का पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन से अभिप्रेत है पूछा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया, है ना। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, व्यक्ति द्वारा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से देखो, व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन। देखो, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। आपको गद्यांश की सिर्फ यहां से यहां तक की लाइन पढ़नी है और इसका आंसर आपको बिल्कुल यहीं से मिल जाएगा। ये लाइनें, जो पंक्ति आपको यहाँ पर सामने लिखी हुई दिख रही है, गद्यांश की ही पंक्ति है ना। बात क्लियर। बात करते हैं अगला। अगला गद्यांश का सवाल है, गद्यांश शब्द से ऐसे व्यक्ति से है, गद्यांश शब्द से ऐसे आशय, गद्यांश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवस्था को ना माने। पहला ऑप्शन, जिसका व्यवहार कुछ जैसा ना हो। थर्ड ऑप्शन, जो अहंकार भावना से ग्रस्त हो। फोर्थ ऑप्शन, जो निरपराध एवं नियमित हो। अब गद्यांश में क्या बताया गया है इसके लिए, व्यक्ति पर किसी का नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव संपन्न नहीं था। अब तो मिल गया होगा आंसर इसका बिल्कुल इजीली। देखो क्या बता रहा है, व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। तो गद्यांश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति है जो किसी व्यवहार को ना माने, जो किसी व्यवस्था को ना माने। देखो साफ साफ गद्यांश की पंक्ति में दिया गया है, व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, है ना। तो गद्यांश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवस्था को ना माने। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप का गद्यांश का क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके के गद्यांश के क्वेश्चन आपको पेट के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। पेट के साथ साथ अगर आप मेंस का पेपर देने जाएंगे तो वहां भी आपको मिलेंगे ऐसे सवाल, इस तरह के गद्यांश। बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, समय भी आप लोगों को स्टार्ट होता है। फटाफट गद्यांश की पंक्ति पढ़िए, उसके आधार पर आंसर कीजिए। पूछा है आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसका जीवन और रहन सहन सरल ना था, पहला ऑप्शन। दूसरा, उसकी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। दूसरा, थर्ड ऑप्शन, वह नगरों में न रहकर जंगलों में रहता था। और फोर्थ ऑप्शन, उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। समय भी खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया। पढ़ते हैं गद्यांश की पंक्ति को, उसके बाद आंसर करते हैं। देखो क्या लिखा है, व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खलती थी। आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था। देखो, आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था क्योंकि बताया गया है गद्यांश की पंक्तियों में, आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी खलती थी। आपको गद्यांश की इतनी पंक्तियों को पढ़ना है, उसके आधार पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को पता चल गया होगा कि उस काल में क्या था, उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? चलो भाई, बात करते हैं अगले सवाल की। हाँ, अब अगला सवाल है, गद्यांश में दिया गया जंगल शब्द का पर्यायवाची बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के एक दो सवाल पर्यायवाची, समानार्थी या विलोम से मिल ही जाते हैं। समय आप लोगों का शुरू होता है और पूछा है कि गद्यांश में दिया गया जंगल शब्द का पर्यायवाची बताइए। पहला ऑप्शन अरण, दूसरा कानन, तीसरा वन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। चलो भाई, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि इनमें से सभी। चलो बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो गद्यांश में दिया गया जंगल शब्द का पर्यायवाची की बात करेंगे तो इनमें से सभी क्या हैं? इनमें से सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं। कुछ और भी पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। इसका एक पर्यायवाची विपिन भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विपिन इसका पर्यायवाची होता है ना। अटवी होता है, एक पर्यायवाची इसका होता है अटवी। ये एग्जाम में आए हुए एग्जाम में पर्यायवाची हैं अटवी। अक्ष होता है, इसका एक पर्यायवाची होता है अक्ष। अक्ष ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको ऐसा शब्द अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, लेकिन बुकों में कम मिलता है। एक पर्यायवाची इसका गहन भी होता है, गहन। देखो ये जो शब्द लिखा है आपको बहुत कम मिलेगा देखने के लिए, अक्ष, लेकिन ये शब्द एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अक्ष किसका पर्यायवाची है, तो जंगल का है। गहन ये भी पर्यायवाची किसका होता है? जंगल का होता है। क्लियर? चलो भाई, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दिया गया है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। देखो मैं शीर्षक टाइटल से एक बात बता दूं आपको। अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, बेवकूफ बनाने के लिए आपको गद्यांश का सबसे पहला ही क्वेश्चन टाइटल और शीर्षक दे देता है। हमेशा आपको एक स्मार्ट तरीका बता रहे हैं करने का। जब भी शीर्षक या टाइटल से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को हमेशा क्या करो, उस क्वेश्चन को हमेशा बाद में करो। यानी गद्यांश के जो और क्वेश्चन है उनको पहले कर लो। सपोज करो मोस्टली गद्यांश में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 8 या 10 भी आ जाते हैं। मान के चलो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं गद्यांश में, तो पहले 4 कर लो, उसके बाद गद्यांश टाइटल वाला क्वेश्चन हमेशा बाद में करो। सवाल होगा सर क्यों? क्योंकि जो बेटा टाइटल और शीर्षक का क्वेश्चन होता है, इसका आंसर गद्यांश की किसी एक पंक्ति में नहीं मिलता है। इसका जो आंसर होता है पूरे के पूरे गद्यांश में ओवरऑल पढ़ने के आधार पर बताया जाता है टाइटल शीर्षक का आंसर। क्लियर? तो आप जो 4 क्वेश्चन पहले करोगे, तो 4 क्वेश्चन करोगे तो 3-4 बार गद्यांश को पढ़ोगे। जब गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको गद्यांश का ओवरव्यू एक पता चल जाएगा कि ये गद्यांश हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है। तो शीर्षक के जो क्वेश्चन होंगे ये सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो हमेशा याद रखना, जो टाइटल और शीर्षक का क्वेश्चन होता है गद्यांश की 1 या 2 पंक्ति में नहीं होता है, ये ओवरऑल पूरे के पूरे गद्यांश की बात होती है। तो देखो गद्यांश का जो सवाल यहाँ पर है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए। जी पहला ऑप्शन जीवन का उद्देश्य, दूसरा अनुशासन की संकल्पना, तीसरा ऑप्शन जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फोर्थ ऑप्शन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हम सबको पता है कि इस पूरे के पूरे अगर हम गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में किसकी बात हो रही थी? अनुशासन की बात हो रही थी।
तो इसका जो सही आंसर होगा अनुशासन की संकल्पना। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही भी है। तो गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है? अनुशासन की संकल्पना है। ये पूरा का पूरा जो गद्यांश था अनुशासन के ऊपर क्या था? डिपेंड था। क्लियर? चलो भाई, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग बृहस्पतिवार को मिलते हैं 6 से 7 और शनिवार को मिलते हैं कब? 5 से 6। तो ये आज का सेशन, आज की क्लास कैसी थी इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना? और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.